आज़म आरई। नाज़रीन, दो तीन खबरें आपको देनी है और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एक बहुत अहम खबर सबसे पहले हम आपको देंगे। आमिर नवाज़ वड़ाई साहब जो कि कराची बार एसोसिएशन के सदर हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है और ये कातिलाना हमला ही कहेंगे हम। और कातिलाना हमला हुआ है, बहुत कुछ मोटरसाइकिल सवार अफराद जो है उन्होंने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। साथ साथ हम बात करेंगे गैर मुल्की फूड चेन्स पर कराची वालों ने, मीरपुर खास वालों ने धावा बोल दिया, शीशे तोड़ फोड़ की, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लियाकत महसूद साहब की और उस पर सहाफ़ियों ने बड़े अहम सवाल उठाए और बल्कि वो एग्रेसिव स्टाइल में उनसे सवाल जवाब का सिलसिला रहा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं आमिर नवाज़ वड़ाई साहब की तरफ, जिनकी वीडियोज़ भी आपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी होंगी। और आमिर नवाज़ साहब जो है वो कैनाल्स के ख़िलाफ़ जो है ना, वो उनका मुतालिबा था कि कैनाल्स जो हैं, जो सिंधु जो दरिया है, इसके कैनाल्स के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ा सख्त एक्शन लिया था, एहतजाज में शिरकत की थी। लेकिन मुख्तलिफ रंग दिए जा रहे हैं इस हादसे को, जो कल एक हादसा पेश आया, उनको रेस्टोरेंट के बाहर जो है तशद्दुद का निशाना बनाया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर नवाज़ दाहिरी साहब मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया नवाज़ साहब, आप प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। आपका नाम भी नवाज़ है और उनका नाम भी नवाज़ है, तो ये कोइंसिडेंस है, आपने बड़े अच्छे दोस्त हैं और साफ़ी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका आज़म भाई। कैसे हैं? अच्छा, क्या सिलसिला है? मुख्तलिफ हमने न्यूज़ देखी, हमने जो है ना ये ख़बर पढ़ी कल और बड़ा अफसोस हुआ। मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, आमिर नवाज़ वड़ाई साहब को, उनका इंटरव्यू मैंने किया और बड़े अच्छे, बहुत शानदार इंसान है। आखिर क्यों ये पेश आया? मैंने एक ख़बर और भी पढ़ी कि ये एक इसको मुख्तलिफ रंग देने के लिए कोशिशें की जा रही हैं कि ये मसला किनाल का नहीं, कोई पर्सनल लगता है। तो आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है? और आज पूरे सिंध में हड़ताल रही, तमाम बार्स बंद रहे, अब ये हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा, इसके ऊपर क्या पेशरफ्त होगी? पुलिस क्या कहती है? FIR दर्ज हुई, नहीं हुई, करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहती? तफसीलात बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हम ये समझते हैं कि ये आमिर नवाज वड़ाई साहब पर हमला नहीं है, ये तमाम मुल्क की जो लीगल फैटर्निटी है, इस लीगल फैटर्निटी पर हमला है। कराची सिंध का कैपिटल है, कराची मिनी पाकिस्तान कहलाता है। वहाँ पर अगर इस तरह के वाक़यात हों तो ये काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत हैं। एक तरफ कराची बार की जानिब से जनरल बॉडी का इजलास तलब किया गया था, तो दूसरी जानिब 12 तारीख को एक आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन कराची बार एसोसिएशन की तरफ से मुनक्किद किया जा रहा है। और कराची बार एसोसिएशन ये यकीनन एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कराची बार की एसोसिएशन की तरफ से कि हमेशा उन्होंने आमरीत को, गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी काम को ना रोका है, बल्कि उसके सामने रेजिस्ट भी किया है। तो मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो मुल्की सिक्योरिटी के मामलात हैं और जो सिचुएशन मुख्तलिफ सूबों में है, उस सिचुएशन में कराची बार का ये जो कन्वेंशन है ये बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। और इस कन्वेंशन में क्या नुकात थे? यही नुकात थे कि भाई जो छोटे सूबों के जो मसाइल हैं वो रखे जाएंगे। जो एक सिंधु दरिया पर कैनाल निकाला जा रहा है, जो कैनाल निकालने पर पूरी सिंध क्या पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है कि बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी रिकमेंडेशंस के एक चोलिस्तान, एक डिजर्ट एरिया को आबाद करने के लिए जो आबाद जमीनें उनको बंजर किया जा रहा है। और उसी मामले पर हमेशा आउट स्पोकन रहे हैं वकला, आज भी मौजूद हैं और इस तहरीक को लीड कर रहे हैं। तो उसी दौरान हमारे सदर हैं कराची बार एसोसिएशन के, और मैं उनके लिए हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर ईदी की एम्बुलेंस भी किसी जख्मी को उठाने में ताखीर कर सकती है, लेकिन आमिर नवाज वड़ाई किसी वकील के साथ, किसी गरीब मिस्किन बंदे के साथ कोई मसला हो तो उसमें पहुंचने में ताखीर नहीं करता। तो इस किस्म का जो शख्स हो जो हमेशा रेस्क्यू के लिए और हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा हो, और उस पर हमला यकीनन काबिले मजम्मत है। और अब सिचुएशन कुछ तब्दील होती हुई नजर आ रही है हमें आजम साहब। कल जब हमें पता चला कि हमारे कराची बार के सदर पर हमला हुआ है,
तो एक ये बात आग की तरह पूरे जैसे जंगल में फैल जाती है, इस तरह से पूरे पाकिस्तान में फैल गई और वकला शदीद गम और शदीद गुस्से की हालत में थे। और उसके बाद जब हम वहाँ पहुंचे कराची बार के प्रेसिडेंट की इयादत करने के लिए सिविल हॉस्पिटल में, तो वहाँ मंजर कुछ और था। जिस तरह से नारेबाजी की जा रही थी, जिस तरह से वकला की जानिब से एक पैगाम दिया जा रहा था, वो समझना चाहिए उन तमाम तर लोगों को जो केनाल निकालने के हामी हैं, क्योंकि ये हमारी जिंदगी की बका का मामला है। ये सिर्फ किसी गांव देहात के लोगों के सर्वाइवल का मामला नहीं है, ये पूरे सूबे के, सिंध सूबे के सर्वाइवल का मामला है। इंक्लूडिंग पंजाब को भी समझना चाहिए कि जो पानी वो आबाद जमीनों को इस्तेमाल करने के लिए बरोकार ला रहे हैं, वो पानी जो है वो वहाँ चोलिस्तान केनाल में भेजा जाएगा। सिंध का पानी जो टेल पर है, इंडस डेल्टा हमारी तबाह हो चुकी है, पानी मौजूद नहीं है, फसलें तबाह हो रही हैं। इस सिचुएशन में इस किस्म का फैसला करना यकीनन वकला आईनी दीवार बन के खड़े हैं और तमाम सिविल सोसाइटी, तमाम सियासी लोग एक प्लेटफॉर्म पर है। मैं एक और चीज आखिरी आपकी खिदमत में करना चाहूंगा कि ये जो मामला अब किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, अब किसी मजहब, किसी फिरके, किसी ज़बान बोलने वाले का मामला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तानियों का मामला है। और इस पर आवाज उठाई जा रही है, उठाई जाएगी। 12 तारीख को कन्वेंशन रखा गया है कराची बार की तरफ से, पूरे पाकिस्तान के वकील कन्वेंशन में शरीक होंगे और इसके बाद अगला भी लाए अमल वहां पर ऐलान किया जाएगा। लेकिन एक ही आवाज है पूरी सिंध में कि सिंधु पर कैनाल नामंजूर है। अच्छा, ये कैनाल वाली बात है, लेकिन एक खबर और गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर, जगह जगह पर। मैंने खुद भी वो खबर देखी कि ये कोई अटैक जो है, जो कल आमिर नवाज वारिस साहब के ऊपर हुआ, ये कहते हैं कि ये सिंधु दरिया के एहतजाज की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये कोई पर्सनल मामला था। आदम साहब, एक शेर है कि एक महरम ने मुजरिम कर दिया, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। एक नुक्ता जो है ना, वो एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया। सही बात है, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद में हमारे एक मशहूर जर्नलिस्ट असद तूर को पर भी हमला हुआ था, फिर बीच में पता चला कि लड़की वाले आ गए थे। इससे पहले हमने मुख्तलिफ जगहों पे देखा है। मैं तो ये कहूंगा कि अब लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, खुल के आना चाहिए, ना कि किसी खवातीन में छुपकर इन चीजों को करना चाहिए। अगर किसी ने हमला किया है और समझते हैं कि ताकतवर हैं, तो वो सामने आए। या लड़कियों में छुपना, ये चीजें भले फेयर इंक्वायरी हो, अगर आप समझते हैं कि इन चीजों में कोई दम है तो इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन स्टेटमेंट देखें, जो वीडियो वायरल हो रही है उस वीडियो को भी देखें। हमें कहना नहीं चाहिए, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन का कोई हक नहीं रखते हम, लेकिन जो वीडियो खातून जारी कर रही है, ना तो उन्होंने अपनी शनाख्त करवाई है, ना उन्होंने अपना कोई नाम जाहिर किया है, ना चीजें कुछ भी नहीं है। और जिस शानदार किस्म की गाड़ी में बैठी हुई है, उस गाड़ी में बैठी हुई खातून की हालत कोई शानदार नहीं थी। तो एक सवालिया निशान जरूर है। वीडियो तो कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। लेट द फेयर इंक्वायरी शुड बी डन। अच्छा, ये तो बात बिल्कुल सही है। अब जिस तरह करेक्टर असैसिनेशन की आपने बात की, तो जो वीडियो है वो एक तरह की करेक्टर असैसिनेशन ही है ना। लेकिन अगर देखें, अभी आपको मालूम है कि पीका एक्ट के खिलाफ भी जो वकला हैं वो खड़े रहे। आप भी साफ़ी हैं और आपको भी पता है कि पीका एक्ट के खिलाफ भी साफ़ी भी खड़े रहे, वकला बरादरी भी उनके साथ खड़ी रही। इसी तरह सिंधु दरिया की अगर बात हुई तो वकला बरादरी ने वहाँ पर भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। और सबसे आगे वकला बरादरी है जो इस तहरीक को लीड भी कर रही है। सियासी जमातें तो आप बटी हुई हैं, जगह जगह सियासी जमातों का अपना ज़ाहिर एक तरीक़ेकार है, लेकिन वकला बरादरी जो है वो डटी रही इसके ऊपर भी, और आज भी डटी हुई है। और आगे भी, जिस तरह नवाज़ साहब का कल बयान था इस हमले के बाद भी, कि हम कैनाल पे पीछे नहीं हटेंगे, हम कैनाल के ऊपर अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाएंगे और कैनाल नहीं बनने देंगे। अच्छा, पुलिस क्या कहती है इस मामले की इन्वेस्टिगेशन? जाहिर है एक आम शख्स तो नहीं था कि जिसको दबा दी जाए बात को और बात को हाईलाइट ना किया जाए। जिस तरह आपने कहा, कल पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भरा हुआ था आमिर साहब की फुटेज से, और अस्पताल की फुटेजेस थी, इधर उधर की फुटेजेस थी। तो उसमें देखा जा सकता है कि सिर्फ वकला बरादरी नहीं,
सिविल सोसाइटी भी इस चीज़ की मजम्मत कर रही है कि आप कानून को हाथ में ना लें। वो कानून दान को जब आप कानून में हाथ लेकर इस तरह ज़दोकोब करते हैं, तहद्दुद करते हैं, तो उस पर पुलिस की क्या कार्रवाई रही, पुलिस क्या कह रही है, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो इदारे हैं, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ राइट पर्सन ऑन राइट प्लेस का कानून लागू ही नहीं होता। कम्युनिटी पुलिसिंग, प्रोटेक्शन, शहरों की हिफाजत करना, शहरियों की हिफाजत करना, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, ये पुलिस का काम है। बिल्कुल ऐसा ही लेकिन है। हमने इस काम के लिए भी किसी और को बिठा दिया है कि पुलिस को कुछ और बैकफुट पे कर दिया है। तो हमारे शहरों में, कराची में जो काम पुलिस का करना है कोई और कर रहे हैं। जिनको जो काम करना है वो उनसे नहीं लिया जाता। जिनको बॉर्डर पे जाना है वो बॉर्डर पे नहीं जाते। अगर मैं वकील हूं तो मैं वकालत नहीं करता, मैं कोई और काम करता हूं। अगर कोई सहाफी है तो वो सहाफत नहीं, कोई और काम। तो मतलब राइट पर्सन ऑन राइट प्लेस तो है नहीं। दूसरी बात ये है कि पुलिस कैपेबल ही नहीं है कि इस किस्म के मामलात को हैंडल कर सके। पुलिस कैपेबल ही नहीं है कि मेरा ख्याल है कि कोई इस किस्म के जो ताकतवर लोग हैं उनको बुला सके थाने पर। तो ये ना छेड़ मलंगानू। बाकी एक बात जरूर कहूंगा कि मेरे ऊपर ये सख्ता तारी हो जाता है जब मेरा छोटा सा बच्चा मुझे आके कहता है, पापा ये लेकर दो, ये लेकर दो, ये लेकर दो। जो मेरी वसअत है मैं उसको लेकर देता हूँ। लेकिन मैं कभी कभार सोचता हूँ कि किसी दिन आगे अगर मुझे मेरा बेटा आके कहे, मेरा बच्चा आके कहे, या आपको आपका बच्चा आके कहे कि पापा मुझे पानी का एक गिलास दो, और आप कहें कि पापा पानी तो है ही नहीं, तो ये कि जब हम उसको पानी का एक गिलास नहीं दे सकेंगे ना, तो उस वक्त हमारे लिए जो मंजर होगा वो आज पूरी कौम को वो मंजर जहन में रखकर फैसला करना चाहिए कि कैनाल बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूं कि ये कोई देहात के लोगों का मसला नहीं है, ये किसी एक डिस्ट्रिक्ट का, एक डिवीजन का मसला नहीं है। तमाम लोगों को, कराची, हैदराबाद, लाड़काना, नवाब शाह, सिंध के तमाम अजला और इन समेत जो दीगर लोग हैं उनको भी इस मामले को ऑन करना पड़ेगा। अदरवाइज ये मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अच्छा, अभी क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगे? आज तो पूरे सिंध में स्ट्राइक थी, अभी वकला ने क्या सोचा? जाहिर है एक पूरी कमेटी एक होती है, उसके बाद फैसले किए जाते हैं। वकला ने अभी तक क्या सोचा? आज तो स्ट्राइक थी, आज जनरल बॉडी का इजलास था, और आज जनरल बॉडी का इजलास था कराची बार में, और इस मामले पर तमाम तर चीजें क़यादत बैठी है, और 12 तारीख के प्रोग्राम को इंशाल्लाह कामयाब करना है, आगे हिकमत अमली की बजर हो जाएगी। तो 12 तारीख को भी स्ट्राइक रहेगी? जो कोर्ट्स के मामला थे वो चलेंगे? 12 तारीख को वैसे ही 12 तारीख को वकला कन्वेंशन है, तो वकला हजरात पूरे पाकिस्तान से इस कन्वेंशन में आएंगे और इंशाल्लाह आगे का कोर्ट्स के मामला नहीं चलेंगे 12 तारीख को भी इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया नवाज ढायरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में आगाह किया। जैसे कि उन्होंने कहा कि मसला जो है ना वो सिर्फ वो गर्दिश करती वीडियोस नहीं है, मसला जो था असल वो था किनाल। अब एक ये हमला सिर्फ एक वकला बरादरी पर नहीं है, बल्कि उस पूरे सिंध की आवाम पर और इंसानियत पर है जो किनाल के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कराची के जो हालात हैं वो अब कंट्रोल नहीं हो पा रहे, और कराची के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कभी क्या मामला पेश आते हैं, कभी क्या मामला पेश आते हैं। लेकिन साथ साथ इस चीज़ को हम नहीं भूल सकते कि जो अभी गज़ा के मामलात और वहाँ पर जो फ़लस्तीन में मसले मसाइल चल रहे हैं, इसके ऊपर आवाम काफ़ी हद तक मुश्तइल है, और आवाम ने ज़ाती तौर पर ये हिकमत अमली इख्तियार की है कि वो बाइकॉट करेंगे गैर मुल्की मसनूआत, ख़ास तौर पर वो मसनूआत जो अमरीकन मसनूआत हैं, जो फ़ंड करती हैं इज़राइली फ़ौज को, जो फ़ंड करती हैं उन लोगों को जो फ़लस्तीनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बमबारी करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। गज़ा की सूरत हाल से मुझे लगता है कि आप सब यकीनन अच्छी तरीके से आगाह होंगे। गज़ा तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और मसनूआत का बाइकॉट जो है वो जारी है। इसी पर ये जब बाइकॉट जब शिद्दत इसकी शिद्दत हुई, तो इस शिद्दत जब इख्तियार किया तो यहाँ पर जो गैर मुल्की फ़ूड चेन्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो गैर मुल्की फ़ूड चेन्स हैं जिनका ताल्लुक़ पीछे से अमेरिकन है बेसिकली, उन फूड चेन्स पर कराची की आवाम ने हमला किया और काफ़ी जगहों पर तोड़ फोड़ की। गुज़िश्ता दिनों कराची की आवाम ने फूड चेन्स पर हमला किया और उनके शीशे वगैरह तोड़े, जो अमलाक हैं, बिल्डिंग है, उसको नुकसान पहुंचा। एहतजाजन उन्होंने ये काम किया, और आज कल जो है ये वाक़या मीरपुर ख़ास में भी पेश आया कि वहाँ की आवाम ने भी
फूड चेन को उसको बाइकआउट भी किया और साथ साथ तोड़ फोड़ भी की। नाज़रीन, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बाइकआउट करना चाहिए और बाइकआउट करना भी चाहिए जब आपकी एक इकॉनमी का एक हिस्सा जब आप उन गैर मुल्कियों को देते हैं जो आपकी ही भाइयों पर कत्ले आम करते हैं, उन पर बम फेंकते हैं और उनके बच्चों के टुकड़े हवा में बुलंद होते हैं, तो बाइकआउट करना चाहिए। लेकिन बाइकआउट करने के तरीक़ेकार हैं, हमें कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। सरकार को इसके ऊपर यकीनन हरकत करनी होगी और सरकार को चाहिए कि इस पर हरकत करे ताकि मसनूआत का बाइकआउट आप सरकारी सतह पर करें। अगर आपने, जाहिर है अब जिसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए फूड चेन मेंटेन करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए या उस फूड चेन को पाकिस्तान में लाने के लिए, वैसे भी हमारे मुल्क के हाल बड़े ख़राब हैं। हम जो है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमारे यहाँ कमी आती हैं, गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती हैं। लेकिन अगर कोई फूड चेन या कोई भी इस तरह की फ्रेंचाइज़ पाकिस्तान में आती भी है और अगर हम इस तरह से नुकसान पहुँचाएँगे तो यकीनन आगे के लिए ये बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो इसको एक तरीक़ेकार है और उस तरीक़ेकार पर ही अमल करते हुए इसका बाइकआउट करना चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मोहम्मद फराज साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया फराज साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। फराज साहब, कराची में बड़े मसाइल हुए, एक इंटरनेशनल फूड चेन के अमलाक को नुकसान पहुँचाया, तोड़ फोड़ की गई, उसके साथ साथ मीरपुर खास में भी वाक़या पेश आ गया। किस तरह देखते हैं इस वाक़े को, इस मामलात को कि आवाम जो है वो परेशान है, आवाम मुश्तइल है और कानून हाथ में ले रही है, किस तरह देखेंगे इस वाक़े को आप? जी आजम भाई, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कराची के अंदर। गुज़श्ता 3 दिनों के अंदर कराची में कोई 8 से 10 फ्रेंचाइजेज हैं। ये सिर्फ एक चेन नहीं है, ये मुख्तलिफ चेन्स हैं जिनके ऊपर ये आवाम की जानिब से थोड़ा पथराव, तोड़ फोड़ और अटैक्स का सिलसिला जारी है। और इसके ऊपर कुछ FIRs भी काटी गई हैं। DHA के अंदर एक केस हुआ, उस पर FIR काटी गई। बहादुराबाद पे केस हुआ, उस पर FIR काटी गई नामालूम अफराद के खिलाफ। तो कानून नाफिज करने वालों का भी अपने तौर पर मतलब एक्शन लेने का सिलसिला जारी है और आवाम की जानिब से भी सिलसिला जारी है इन चीज़ों का। अच्छा, ये जो फूड चेन है, जाहिर है गैर मुल्की फूड चेन है, तो इस नामालूम अफराद के खिलाफ FIR की गई, कुछ लोगों को मैंने सुना है कि हिरासत में भी लिया गया। जी हाँ, बिल्कुल, ये सिलसिला अपने तौर पे जारी है। एक्चुअली बात ये है कि एक तरफ हमारी हुकूमत पूरी दुनिया में ये मैसेज दे रही है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अपने प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जाए। दूसरी जानिब अगर किसी किस्म का इंटरनेशनल इवेंट होता है तो वहाँ पर कुछ इंटरनेशनल फूड चेन्स के खिलाफ कार्रवाई होती है या इंटरनेशनल कंपनीज जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई होती है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो मेरे ख्याल में इसके लिए हुकूमत को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि किन इंटरनेशनल कंपनीज को पाकिस्तान में काम करने की इजाजत देनी है और किन्हें नहीं देनी। जो हॉस्टाइल नेशंस की कंपनीज हो उनको इजाजत नहीं देनी चाहिए ताकि कभी आवाम का रिएक्शन उन पर ना निकले और हमारे मुल्क की बदनामी ना हो इस तरीके से। हाँ बिल्कुल, असल में बाइकआउट अपनी जगह पर बाइकआउट करना चाहिए और मैं भी बाइकआउट के हक में हूँ कि आप ऐसी मसनूआत का बाइकआउट करें और मेड इन पाकिस्तान को अपनाना चाहिए। और मेड इन पाकिस्तान के लिए हमारी जो हुकूमत है फराज साहब, आपको पता है कि हुकूमती सतह पर इस पर कोई भी किसी किस्म की भी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती। और दूसरी बात कि हमारे जो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड हैं या हमारे पाकिस्तान की जो फूड चेन्स हैं उसको उस तरीके से हुकूमती सतह पर सपोर्ट भी नहीं किया जाता। हुकूमत को चाहिए कि जो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं उसको सपोर्ट करें। बिज़नेस को मेरे ख्याल से परवान चढ़ाने के लिए आप जो इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप उनकी मदद करें, उनको कर्जे दें ताकि वो इंटरनेशनल फूड चेन को मीट कर सकें। जब आप इन्वेस्टमेंट ही पाकिस्तान के पास नहीं होगी और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर हैं ऐसे जो इंटरनेशनल फूड चेन बनाना चाहते हैं, इतनी बड़ी फूड चेन बनाना चाहते हैं जो इंटरनेशनल फूड चेन को जो है बीट भी कर सकें, उसको उसके जो मयार है उसको मीट भी कर सकें। लेकिन मसाइल यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना, उसको एक तो रिश्वत देना, फिर वो बनाना, टैक्सेस देना, बिजली महंगी खरीदना, उन सब चीज़ों को मेंटेन ही नहीं कर पाते। अगर पाकिस्तान में, मैं ये समझता हूँ फराज साहब ज़रा इस पर भी रहनुमाई कीजिएगा कि अगर फूड चेन्स को आपने बाइकआउट करना है तो आपको मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करना होगा हुकूमती सतह पर। जी बिल्कुल ऐसा ही है, होना तो आइडियली ऐसा ही चाहिए जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं।
इस पे दोनों तरफ से कोताहियां हैं, हुकूमती सतह पर भी और यहाँ पर काम करने वाले कारोबारी अफराद की हजरात भी हैं, हाँ। लेवल पे। आप देखें कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे बहुत कम ऐसे लोकल बिजनेसेस हैं फूड के हवाले से जो कि एक अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, बिल्कुल। स्टैंडर्ड दे रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे जब लास्ट पिछले 1.5 सालों से ये बाइकॉट शुरू हुए तो बहुत बड़े बड़े नाम मार्केट के अंदर आए, ब्रोस्ट के हवाले से और फास्ट फूड के हवाले से, जिन्होंने खुद क्लेम किया कि हम इंटरनेशनल चेन्स को जिनका ताल्लुक हमारे हॉस्टाइल कंट्रीज से है उनको रिप्लेस करेंगे। लेकिन जब आप उनकी क्वालिटी को पुराने फूड चेन्स की क्वालिटी से कंपेयर करें जो कि हॉस्टाइल नेशन से ताल्लुक रखती हैं, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क आता है। ऐसा ही है। सिर्फ कोताही हमारी हुकूमत की नहीं है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर रही, जो कि ऐसे हालात प्रोवाइड नहीं कर रही, कोताही हमारे यहाँ के बिजनेसमैन की भी है कि वो ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो ये दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक तरफ जहां हुकूमत हमें वैसी चीजें प्रोवाइड नहीं कर रही जो बिजनेस फ्रेंडली हो, ग्रोथ करें हमारे यहाँ के बिजनेसेस, तो दूसरी जानिब हमारे यहाँ के जो बिजनेस है जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो यहाँ पर इस माहौल में रिप्लेस कर सके इंटरनेशनल ब्रांड्स को, वो भी वो क्वालिटी नहीं दे रहे जिस क्वालिटी को लेकर आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो फूड चेन की बात है, बाइकआउट की बात है, इस पे हुकूमत को भी सोचना चाहिए और आवाम को भी सोचना चाहिए कि ये जो आप फूड चेन को नुकसान पहुंचा रहे हैं या किसी भी आप कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ख़ासतौर पर उनकी एम्प्लॉइज़ को हरासा करना या आप जो वहाँ पर कोई रोज़ी रोटी के लिए काम कर रहा है, आप अगर उसको भी हरासा करेंगे या फूड चेन्स को नुकसान पहुँचाएंगे तो बेसिकली आप अपने जो लोकल इन्वेस्टर है उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज़ वहाँ से पैसे देकर फ्रेंचाइज़ लेकर आती है और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लोकल पाकिस्तानी की होती है और वो नुकसान सारा उसको जो है ना भुगतना पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो उन कंपनीज़ को भी होता है, लेकिन ज़्यादा नुकसान जो है पाकिस्तानी कंट्री को, होस्ट कंट्री को होता है जो इस वक्त यहाँ पर होस्ट कर रही है। अच्छा फराज साहब, SBCA में बड़ी उछाड़ पिछाड़ चल रही है, ज़रा अपडेट कीजिएगा कि SBCA में मैंने सुना है कि सेंट्रल के अंदर ऑपरेशन चल रहा है, ग्रैंड ऑपरेशन, जिसमें मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, इंक्रोचमेंट की तरफ से बिल्डर्स गिरफ्तार हो रहे हैं। और साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि 3 अप्रैल को 4 अप्रैल को एक खबर आती है कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं या रेजिडेंशियल जो जगह हैं उनको भी आप कमर्शियल का दर्जा दे सकते हैं। ये तो बड़ा मसला नहीं हो जाएगा कराची में? जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एक्चुअली देखिए, ये सबसे पहले जब ये खबर आई कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स को कमर्शियल का स्टेटस देने के लिए कोई कानून साजी की जा रही है या कर ली गई है, तो उसका पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बड़ी मजम्मत की है। अगर इस कानून के ऊपर, इस खबर के मुताबिक इस कानून के ऊपर अगर अमल किया जाए तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, कराची की डायनामिक्स बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। मुतहम्मिल ही नहीं है ना, इतना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कराची का कि जो इस चीज़ का मुतहम्मिल हो कि रेजिडेंशियल प्लॉट को आप कमर्शियल में तब्दील करें, तो फिर पहले ही हमारा बेड़ा गर्क कि इंक्रोचमेंट की वजह से अब तो फिर और ख़राब हो जाएगा। एग्जैक्टली तो मुझे ऐसा फील होता है कि इस चीज़ को वापस लेना पड़ेगा, इस कानून को, और कराची जहां कमर्शियल है उसको कमर्शियल रखना चाहिए, जो चीज रेजिडेंशियल है प्योर उसको प्योर रेजिडेंशियल ही रहना चाहिए। कराची की वैसे ही कराची का बेड़ा गर्क हो चुका है, कराची के प्योर रेजिडेंशियल इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज की ऑलरेडी इलीगल कमर्शियल एक्टिविटीज की भरमार है, और अगर इस खबर को पूरा किया गया और इस कानून पर अमल किया गया तो कराची का फिर अल्लाह ही वारिस है। अच्छा देखिए, ऑलरेडी आपको पता है फराज साहब कि हम जहाँ से गुजरते हैं वहाँ इंक्रोचमेंट है। कोई भी ऐसा सर्विस रोड नहीं है जहाँ पर इंक्रोचमेंट ना हो, कोई भी ऐसा इलाका नहीं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सिवाय कुछ इलाकों के जहाँ पर ये खुद रहते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा इलाका नहीं है कराची का जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स ना हो। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क है, रोड्स जो है ना वो बने हुए नहीं है, सिवाय चंद मेन रोड्स के। लिंक रोड तो किसी काम की नहीं है, वहाँ तो आप गुजर ही नहीं सकते। अगर सर्विस रोड इख्तियार करते हैं या कोई चीज़ आपने लेने के लिए गाड़ी रोकनी भी है तो वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की जगह तो एक दूर की बात, पैदल चलने की जगह नहीं होती। वहाँ पर ऑलरेडी सर्विस रोड पूरे घिरे हुए, रेस्टोरेंट्स बने हुए, ग्रीन बेल्ट नहीं है, ऐसा ऑलरेडी कुछ भी नहीं है। अच्छा ये आप देखें, जितनी फूड स्ट्रीट्स बनी हुई हैं या फूड जो लोकल फूड्स हैं, वो सारी की सारी स्ट्रीट फूड्स उन जगहों पर हैं जहां पर वो जगह कमर्शियल है ही नहीं। तो क्या ये हिकमत अमली जो इख्तियार की गई है, क्या ये खुश आइंद है कि रिश्वत रुकेगी, या ये मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं?
रिश्वत रुकने का तो इसमें सवाल पैदा नहीं होता, कैसे रुकेगी रिश्वत? एक बड़ा भरपूर किस्म का सिस्टम है जो कि रिश्वत के लिए चल रहा है और यहाँ पर उसने अपने पंजे गाड़े में है, तो रिश्वत रुकने का तो सवाल नहीं होता। हाँ, उसके नए घर जरूर इसके अंदर यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, आपने जो कराची की इस वक्त हालात के हवाले से कई जो हालत हुई हुई है, तो उसमें मैं एक बात बड़ी अनफॉर्चुनेटली एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखें, बड़ा मुझे अफसोस है ये बात कहते हुए कि कहीं पर भी दुनिया के किसी भी शहर में जहां पर उस शहर के इख्तियारात गैर मकामियों या गैर मकामियों के मकामी कारिंदों के हाथ में दे दिए जाएं, बिल्कुल। तो उन शहरों का यही हशर होता है जो आज कराची का हो रहा है। तो बस अल-अमान अल हफीज, ये कराची के हालात जो हैं, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरीके से तबाह हो गया है पिछले कुछ सालों के अंदर, और आज कराची जो किसी जमाने में रोशनियों का शहर और एक तरक्की याफ्ता शहर के तौर पर जाना जाता था, आज एक कच्ची आबादी और किसी गोट के तौर पे देखा जा रहा है उसको। वन एंड ओनली मेट्रोपॉलिटन सिटी का ये हाल है कि हकीकत में आपने जो नक्शा खींचा है, एक कच्ची आबादी और गोट ही हो गया। अब कराची का कोई भी इलाका ऐसा महफूज नहीं है, ना ही किसी डकैती से, चोरी से या इंक्रोचमेंट से, या वो जो कच्ची टूटी हुई गटर बहते हुए, पानी बहते हुई सड़कें हैं। मैंने सुना है सेंट्रल के अंदर कुछ कार्रवाइयाँ अमल में आ रही हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या सिलसिला है वो? जी बिल्कुल, ये एसबीसीए के डीजी जनाब इसहाक खोड़ो साहब जी, उनकी इंटरवेंशन पे, उनकी हिदायत पे एसबीसीए ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर एक क्रैकडाउन शुरू किया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जाली बिल्डर्स के खिलाफ। अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से वाकिफ हो तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वो डिस्ट्रिक्ट है जिसका पिछले कुछ सालों में बेड़ा गर्क कर दिया गया है इस जाली बिल्डर माफिया, जिसको पोर्शन माफिया भी कहते हैं, उसकी तरफ से। और हेलो, जी जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी? अच्छा, तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया है इस माफिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का। तो अब जाकर आँख खुलिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए के हवाले से हमारे डीजी एसबीसीए साहब की, और उन्होंने क्रैकडाउन का आगाज किया है। अच्छा, ये क्रैकडाउन के अंदर फराज साहब, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, ये क्रैकडाउन जो है ये बिल्डर्स के खिलाफ है या बीटर्स के खिलाफ है? ये बेसिकली ये क्रैकडाउन बीटर्स के खिलाफ भी है और जाली बिल्डर्स के खिलाफ भी है। जाली बिल्डर्स से क्या का मुराद मतलब ये है कि वो बिल्डर जो कि बगैर किसी लाइसेंस के एक कमर्शियल, एक रेजिडेंशियल प्लॉट लेके उसको तोड़ के वहां पे बिल्डिंग बना देता है, पोर्शंस या फ्लैट्स बना देता है, जो कि टोटली इल्लीगल है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बहुत शुक्रिया फराज साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने सुना, देखा कि सिस्टम जो है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतने स्ट्रॉन्ग पंजे गाड़े हुए कि कराची सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा, कराची तैर ही नहीं पा रहा। एक वाहिद पाकिस्तान की मेट्रोपॉलिटन सिटी जो बेहतरीन कमा सकती है, बेहतरीन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन इसका वो हाल है कि आप यकीन जानिए कि हमें कराची से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन सम टाइम हम सोचते हैं कि हमें कराची छोड़ देना चाहिए, हमें किसी और मुल्क या किसी और शहर में मुंतकिल हो जाना चाहिए। वो हाल है कि कोई कानून नहीं है, कानून नाम की जो चीज़ें नहीं है, कानून सिर्फ गरीब के लिए। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने जाना, बस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। कोशिश करें आवाम को कि आवाम जो हम बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुश्तिल ना हो, बाइकआउट करने का तरीका है, बाइकआउट करें, अपनी तरफ से चीज़ें परचेज़ ना करें, वो खुद ही उनके पट्टे बैठ जाएंगे। कानून को कभी हाथ में ना लें, और हमेशा पाकिस्तान के जो मुखालिफ लोग हैं, आप कोशिश करें कि उनका साथ कभी ना दें, और हमेशा पाकिस्तान की बका के लिए दुआ भी करें और अपना भी किरदार अदा करें। यह था नाज़रीन आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। मुझे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।